हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो हिस्ट्री की क्लास फिफ्थ चल गई है भाई। सेवन्थ क्लास का फिफ्थ चैप्टर जो कि आपके सामने है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कल जिसने भी मुगल साम्राज्य के बारे में नहीं पढ़ा है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो चैप्टर। कल उसको जाकर पहले उसको पढ़ो, फिर इस पर आओ। ठीक है, आज मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आज ताजमहल को किसने बनवाया था, या कब, कैसे, किस प्रकार से शुरुआती हुई। चार बाग के बारे में पढ़ेंगे, राजेश्वर मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आप कई मंदिरों और मस्जिदों के बारे में पढ़ेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण कैसे, सारी चीजें किसने करवाया, जो कि इतिहास में या इतिहास या हिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो ये आप जानेंगे। तो सीधा चलते हैं हम अपने फर्स्ट स्लाइड आपके सामने। शासक और इमारतों के बारे में जानेंगे। किस किस शासक ने कौन कौन सी इमारतें बनाई थी, कब बनाई थी, सारी चीजें आप क्या जानेंगे। अभियांत्रिक कौशल के बारे में जानेंगे। उनकी स्किल्स कितनी तगड़ी थी, किस तरीके से बनावट की जाती थी, चाहे मंदिर मस्जिद चाहे कोई भी हो, ये सारी, या हौज, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे आज इस चैप्टर के अंतर्गत। 8वीं और 18वीं शताब्दी है, ध्यान रखना। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं और उनके अधिकारियों द्वारा दो तरह की इमारतों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये आपके सामने कुतुब मीनार है। पहली तरह की इमारतें सुरक्षित और संरक्षित थी। ठीक है, ये इमारतें इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम फरमाने की भव्य जगह थी, जिससे किले, महल और मकबरे बने गए। दूसरी तरह की इमारतें जनता के उपयोग के लिए बनाई जाती थी, जैसे मंदिर हो, मस्जिद हो, फौज हो, कुएं, सराय आदि, बाजार हो। ये सारी चीजें लोगों के लिए बनवाई गई। राजा से यह उम्मीद की जाती थी कि वह अपनी प्रजा को देखभाल करेगा। प्रजा की उम्मीदों पर खरा उतरने का ख्याल से राजा ऐसी इमारतें बनवाते थे। व्यापारी और अन्य लोग भी इस तरह की इमारतें बनवाते थे। लेकिन यदि घरेलू स्थापत्य की बात की जाए तो उनके अवशेष 18वीं शताब्दी से मिलने शुरू हो जाते थे। और जैसे कि विशाल हवेलियां, ठीक है, इन चीजों को मैं जिक्र करूंगा। ठीक है, जरूर। अभियांत्रिक कौशल के बारे में जान लेते, इंजीनियर स्किल जान लेते उस समय की। एक छोटे घर की छत बनाने के लिए सहतीरों या पत्थर की पट्टियों का इस्तेमाल किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन जब एक विशाल अधिरचना या सुपर स्ट्रक्चर की बनाना हो तो सहतीरों से भी काम नहीं चलता था उस समय। ठीक, देख लो किस प्रकार से चित्रों में दे रखा, किस तरीके से बनावट की गई है, और इधर भी देख लो आप। ठीक है, अनुप्रस्थ टोटा निर्माण के बारे में जान लेते। इस शैली में दो खड़े खंबे, ये दिख रहे हैं ना आपको, कि आर पार एक सहतीर को लिटाकर रखा जाता है। फिर उस सहतीर के ऊपर छत, दरवाजे, खिड़कियां बनाई जाती हैं। 8वीं से 13वीं सदी के बीच बने भवनों में इस प्रकार की शैली का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। चापकार वास्तुशिल्प की इस शैली में दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की रचना पर का भार मेहरबा का ढाला जाता था, मतलब आर्च डाला जाता था। 12वीं शताब्दी में भारत इस शैली के इस्तेमाल की शुरुआत हो चुकी थी इस समय। इस दौरान निर्माण कार्य में चूना पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़कर चढ़कर भाग लेने लगा, और सीमेंट में पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनती थी। कंक्रीट के इस्तेमाल से विशाल ढांचे का निर्माण तेजी से सरल हो जाता था। ठीक है, उस समय मंदिर और मस्जिद के बारे में पढ़ लेते हैं, हौज के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा। मंदिर और मस्जिद उपासना के स्थल थे, इसलिए इनका निर्माण बड़े सुंदर तरीके से किया जाता था। उपासना के स्थल अपने संरक्षक की शक्ति, धन वैभव, भक्ति भाव के प्रदर्शन भी करते थे, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो। ठीक है, सभी विशाल मंदिर राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। मंदिर के लघु देवता शासक के सहयोगों, अधीनस्थ तो देवी देवताओं थे। इस तरह से मंदिर शासक और सहयोगियों द्वारा बनाए गए संसार का एक लघु रूप में बनवाया जाता था। ठीक है, सहयोगों, कुछ शासक मिलते थे, कुछ सहयोगों को द्वारा बनवाया जाता, एकजुट होकर के पैसे इकट्ठा करके तब मंदिरों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सारी चीजें। राजा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया ये टॉपिक में से। ठीक है, राजा राजदेव ने राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, राजा राजदेव ने राजेश्वर मंदिर, ठीक है, ये दे रखे हैं आपके सामने, स्ट्रक्चर ए की। ठीक है, और राजा और भगवान दोनों का नाम मिलते जुलते हैं। इसका मतलब यह है कि राजा को यह नाम शुभ लगता होगा। राजा अपने आप को भगवान के रूप में दिखाना चाहता होगा उस समय, जो राजेश्वर था ये। ठीक है, मुसलमान सुल्तान और बादशाह खुद को भगवान के अवतार होने की दावा नहीं करते थे, लेकिन फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान को अल्लाह की परछाई के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, ये भी देख लो, कम ना है ये भी। ठीक है, दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से यह मालूम हुआ है कि अल्लाह ने अल्लादुन को शासक के रूप में इसलिए चुना था कि क्योंकि उसमें मूसा और सुलेमान के गुण मौजूद थे। मूसा और सुलेमान अतीत के महान
विद्वताओं के गिने जाते हैं, मतलब कि जो विद्वता होते थे ना उस समय के विद्वान, उसमें गिना जाता था। कौन? ये अलाउद्दीन जो खिलजी था, उसके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पर। हर राजवंश का राजा सत्ता में आने पर अपने शासक होने के नैतिक अधिकार पर जोर डालना चाहता था उस समय। ठीक है, मंदिर या मस्जिद का बनवा कर शासक यह दिखाने की कोशिश करता था कि ईश्वर के साथ उसकी मजबूत संबंध है, और विद्वान में धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को आश्रय दिया जाता था। ठीक है, विद्वान तो होंगे होंगे दरबारी कवि जो होते थे। राजधानी और नगर को महत्वपूर्ण संस्कृत केंद्र बनाने की कोशिश होती थी। हौज और जलाशयों का निर्माण होता था उस समय, ताकि लोगों को बहुमूल्य पानी मिल सके। इन सभी कामों में राज शासन को ख्याति मिलती थी। ठीक है, और शासन करने के लिए उपयुक्त थे। ठीक है, मंदिर का राजनीतिक महत्व क्या था? बाग, मकबरे, किले के बारे में जानेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और शाहजहां के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, 2-3 स्लाइड और है और चैप्टर समाप्त। मंदिर पर आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अटैक्स ऑन टेम्पल्स, किस किसने कौन कौन से मंदिर पर अटैक किया। अब तक आप समझ चुके होंगे कि उपासना के सतलों का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि राजा अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर की प्रति निष्ठा का प्रदर्शन कर सके। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था तो अक्सर ऐसी इमारतों को निशाना बनाया जाता था, मंदिर से कीमती मूर्तियां और अन्य धन संपदा को लूट लिया जाता था उस समय। ठीक है, 9वीं शताब्दी की शुरुआत में जब पांड्यन राजा श्रीमल श्री वल्लभ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पांड्यन राजा श्रीलंका पर आक्रमण करके राजा सैन प्रथम 831-851 को हराया तो वहां के मठों से सोने की मूर्ति लूट कर ले आया था उस समय। ठीक है, ये गलत था। उसके बाद सिंहल के राजा सैन द्वितीय ने पांड्या की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करके आदेश दिया कि ताकि पुराने अपमान का बदला ले सके, उसने तुरंत हमला कर दिया। गजनी के सुल्तान महमूद ने भारत में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं को मंदिर को तहस नहस किया और उसके धन मूर्तियों को लूट ले गया था ये। ठीक है, महमूद के बारे में जैसे मैंने पढ़ाया था परसों। गुजरात का सोमनाथ मंदिर उन्हीं मंदिरों में से एक है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर के बारे में मैंने बताया था। बाग, मकबरे और किले के बारे में जान लेते हैं। मुगलों के समय वास्तुकला भी और जटिल हो गई थी उस समय। मुगल सम्राटों की साहित्य कला, वास्तुकला व्यक्तिगत रुचि थी। मुगल के समय बनाने के औपचारिक बागों को 4 बराबर भागों में बांटा जाता था, इसलिए उन्हें 4 बाग कहा जाता था। पूछ लेगा कि किस समय के समय किसके राजा या शासक के समय 4 बाग का निर्माण किया गया था, तो वो कौन था आपका? कौन? अकबर। हाँ, इसमें दे रखा होगा आगरा, दिल्ली और कश्मीर के 4 बाग आज भी मशहूर हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है आपको, अगर आपको नहीं पता तो दोबारा से सर्च मार लेना, इसके थोड़ा सा रिसर्च मार के तभी आपको पता चलेगा। अकबर के शासनकाल में वास्तुकला के क्षेत्र में कई तकनीकी शुरुआत हुई थी उस समय। अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके पूर्वज तैमूर के मकबरों से प्रेरणा ली थी। हुमायूं का जो मकबरे थे, सबसे पहले केंद्रीय गुंबद और ऊंचे मेहराबदार परिसर जो पिस्तक होते थे। ठीक है, और हुमायूं का मकबरा एक विशाल 4 बाग, जो 4 बाग के बीच में बना हुआ था। ठीक है, इसका निर्माण 8 स्वर्गों या हस्त बृहस्पति की परंपरा से हुआ था। इसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ है। इमारत लाल बलुआ पत्थरों से बनी है और इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने हैं। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वास्तुकला अपने चरम पर शिखर पर पहुंच गई थी। ठीक है, आगरे का ताजमहल इसका बेमिसाल नमूना है। ठीक है, देख लो। आगरा और दिल्ली के सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा के लिए समारोह कक्ष बनाए गए थे, जिन्हें दीवान ए खास और दीवान ए आम कहा जाता था। इन्हें चिहिल सुतून या 40 खंभों वाला सभा भवन भी कहते हैं। ठीक है, ये दिख रहा आपको जैसे कि। ठीक है, नेक्स्ट, शाहजहां के सभा भवन को मस्जिद से मिलते जुलते बनाया गया था। उसके सिंहासन जिस मंच पर बना था उसे अक्सर किबला कहा जाता था, किबला। ठीक है, जिस समय दरबार चलता था उस समय हर कोई सिंहासन की ओर मुंह करके बैठता था, और जब मुसलमान नमाज पढ़ते थे उनके सामने दिशा के किबला कहते थे। ठीक है, क्या कहा जाता? किबला। भारत में पश्चिम की ओर होता है क्योंकि मक्का यहाँ से पश्चिम की तरफ स्थित है। शाहजहां के सिंहासन के पीछे पितरा दूर की जड़ाऊ काम की पूरी श्रृंखला में बनी थी। उसमें पौराणिक यूनानी देवता अफरियस को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो अरफियस थे का संगीत सुनकर आक्रामक जानवर होता था शांत हो जाता था। मतलब देख लो, ऐसे भी सिस्टम हो पहले कोई मुगलन में। शासन के शुरू के वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। ठीक है, स्टार्टिंग की बात हो रही है बिल्कुल, यहाँ की जो बात हुई है शाहजहां की राजधानी आगरा थी शासन के शुरू के वर्षों में। उस समय विशिष्ट वर्ग के घर यमुना नदी के किनारे पर बने थे। 4 बाग की योजना के तहत ही अन्य तरह के बाग बने थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं, जिसे नदी तट कहा जाता है। इस तरह के बाग में
निवास स्थान चार बाग के बीच में न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, जैसे कि चित्र में दर्शाया हुआ है। ठीक है, शाहजहाबाद के बारे में पढ़ रहे थे, बाद में दिल्ली में शाहजहाबाद बनाया गया था। देख लो, ये यमुना नदी बह रही है आपके पास, इसी के आसपास शाहजहाबाद है। इस नए शहर में शाही महल की नदी के किनारे बनवाया गया है। केवल विशिष्ट अभिजातों को ही नदी तक पहुंच मिली थी उसमें, बाकी लोगों को अपने घर यमुना नदी के तट से दूर शहर से करवाना पड़ा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं। 8वीं और 18वीं सदी में विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का पर्याप्त आदान प्रदान हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र में अपनाई गई। इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं की बीजापुर और गोलकुंडा की वास्तुकला शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं जो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप अगर बच रहे हो ना इन चीजों से तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम। हाँ, वृंदावन के मंदिर पर फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों की वास्तुशैली का प्रभाव दिखता है। बंगाल में छप्पर की झोंपड़ी जैसी दिखने वाली छत बहुत लोकप्रिय थी। इसे बंगला गुम्बद कहते हैं। और फतेहपुर सीकरी में बंगला मतलब जो मुगल थे ना, इन्होंने हिंदू धर्म को हर हर कीमत पर मतलब खत्म करना चाहा। चाहे वो किसी मंदिर को ले लो या कहीं भी किसी भी जो प्रॉपर जगह जो पॉपुलर जगह थी उसको खत्म कर कर अपने मुगल कुछ ना कुछ छापने की कोशिश की थी इन मुगलों ने। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बंगला गुंबद जो झलक दिखती है, यहाँ की इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुशिल्प पर प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें में ये वृंदावन का चित्र लिया हुआ है। ठीक है, इसमें इसमें भी ऐड कर दिया है इन मुगलों ने। कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाई थी? अब पहली मंजिल किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने बनवाई, बलबन ने बनवाई, अकबर ने बनवाई, कुतुबुद्दीन ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी क्या? कुतुब मीनार। ठीक है, ये क्या है, कौन है, ये सारी चीजें मैं प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज समझाते चलूंगा। फिलहाल आप समझ लो कुतुब मीनार को पहली मंजिल किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है मेरे भाई, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? पूरा तो करवाया था इल्तुतमिश ने, 1229 में इसका पूरा कार्यकाल हो गया था बनवाने में। 11वीं सदी शताब्दी के आरंभ में निम्नलिखित में से किसके मंदिर का शिखर सबसे ऊंचा था? तो तंजावुर के जो राजेश्वर मंदिर थे ना, ये किसने बनवाए? इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, राजेश्वर मंदिर जो थे इसकी सबसे ऊंचा शिखर था इस राजेश्वर मंदिर जी का। ठीक है, तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाने वाला राजा राजा रामदेव, राजा राज प्रथम, राजा राजदेव या गौतमी पुत्र सातकर्णी? इन कमेंट मुझे बताना, क्योंकि मैंने पहले पीछे पूछ सका हूँ आपसे। इनमें से छांटना आपको, तुरंत बता देना। सोमनाथ के मंदिर को लूटने वाला आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी था या महमूद गजनबी था या बाबर था या तैमूर था? तो बी इज द राइट आंसर, महमूद गजनबी, जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में बता दिया। आगरा में ताजमहल तथा दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाने वाला अकबर? गलत है। शाहजहां? ठीक है। जहांगीर? गलत है। हुमायूं? गलत है। ठीक है, तो शाहजहां ने बनवाया था किसको? आगरा और आगरा ताजमहल दोनों को। ठीक है मेरे भाई। आई थिंक एक क्वेश्चन रह गया है। एक क्वेश्चन रह गया था, 6 क्वेश्चन रह गया था। चार बाग बनाने की परंपरा किस शासन के समय में शुरू हुई थी? शासनिक शासक के, तो वो अकबर के में शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट कुतुब मीनार के इल्तुतमिश द्वारा कब पूरा किया गया है? सिंपल है, 1229 में। 8वीं और 18वीं शताब्दी तक, ये 18वीं लिख दिया, 18वीं होनी चाहिए। राजाओं ने कौन सी इमारतों का निर्माण किया था? सुरक्षित मंदिरों, मस्जिद, आराम विराम की जगह, उपरोक्त सभी। तो 8वीं और 18वीं शताब्दी में राजाओं ने कौन सी इमारतों का निर्माण किया था उसमें? तो सभी चीजें थी। ठीक है, नेक्स्ट है अनुप्रस्थ टोडा शैली किसे कहते हैं? छत बनाना, खिड़कियां बनाना, दरवाजे, सभी है। कांद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? राजा धंगदेव जी ने करवाया था। ठीक है, कांद्रिया महादेव मंदिर। मंदिर में मूर्ति कहाँ रखी गई थी? गर्भगृह में रखी जाती थी। ये मुखाबर अलग है। ठीक है मेरे भाई, तो इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है, मुझे लगता है। हाँ, इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है भाई साहब। कुछ ही दिन बाकी रह रहे हैं आपके, और पेपर आने वाले हैं धड़ल्ले से। ठीक है, तैयारी कर लो भाई मेरे, सही बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा रहोगे और अच्छी नौकरी पाकर मजे काटोगे, लाइफ बिल्डअप हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं विदा लेना चाहता हूँ आपसे। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।